जो हमारे इज्जतमाब जर्नैल साहबान हैं, तो उनके हवारियों ने एक नया बयानिया मार्केट में लॉन्च किया है। बयानिया ये है कि 28वीं आईनी तरमीम में जो वोटर की उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल या 30 साल जो है वो की जा सकती है। लेकिन 18 साल के लड़के और लड़की की शादी हो सकती है। अल्लाह पाक अपना फजल रखे तो 25 साल की उम्र तक वो 5-7 बच्चों के वालिदैन बन सकते हैं। 16-17 साल का लड़का फौज में लेफ्टिनेंट भर्ती हो सकता है। 18-19 साल का लड़का पुलिस में एएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती हो सकता है। 22-23 साल का लड़का मुकाबले के इम्तिहान में बैठ सकता है। लेकिन इस मुल्क में वोट कास्ट करने के लिए उन्हें 25 बरस या 30 बरस का होने का इंतजार करना होगा, अगर ये तरमीम होती है तो। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि मुल्क पर उन नाअहलों का कब्जा है जो ये समझते हैं कि मुल्की मेशत फौजी परेड है। ये नाअहल 4 साल के फौजी कब्जे की लगातार नाकामियों के बाद सिठिया गए हैं। यानी बंदा पूछे, ए नाखुदाई मखलूक, ए हवाई मखलूक, बल्कि ए वबाई मखलूक, जब मैंडेट ही छीन लेना है, यानी मैंडेट ही छीन लेना है, तो फिर उम्र इसमें क्या मानी रखती है? जितनी भी उम्र हो, मैंडेट ही छीन लेना है, तो वोटर की उम्र 25 साल हो या 50, क्या फर्क पड़ता है? और वोटर की उम्र की हद बढ़ाने से आपको फर्क क्या पड़ने वाला है? जिन 20, 21, 22 साल के वोटर्स ने आपको 2024 में शिकस्त दी, अगले आम इंतखाबात अगर 2029 में होते हैं, वो एक बार फिर वोट देने के अहल होंगे। अब रोक किन लोगों को रहे हैं? बाकी किन को रोका जा रहा है? जो 24 में इलेक्शन हुआ था, अगर 29 में होता है तो जिन्होंने पहले वोट दिया था वो फिर अहल हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है फिर अब आप उनको रोक रहे हैं जिनके मुस्तकबिल को आपने पहले ही मुकम्मल बर्बाद कर दिया है। एक सूबा अलहदगी पसंदों के कब्जे में, दूसरे में शिद्दत पसंद हैं केपीके में, तीसरी रियासत कश्मीर है जो आपसे भी आजादी चाहती है। मेशत जाम कर दी है। इस मुल्क का दूसरा बड़ा एम्प्लॉयर अमारात आपने नाराज कर दिया है और पाकिस्तानी नौजवान वहां से निकाले जा रहे हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ नौकरियों का शॉर्टफॉल होगा, 3 करोड़ घरों का शॉर्टफॉल होगा, 40 लाख बच्चे स्कूल से मजीद बाहर होंगे, 2.5 करोड़ पहले हैं। तिजारत आपने बंद कर रखी है। आपने सेहत कार्ड जैसी सहूलत छीन ली है। आपने सरकारी स्कूल ठेके पर चढ़ा दिए हैं। आपकी नाअहली और आपकी नाकामी ने इस मुल्क को जकड़ लिया है। जिनसे आपने सब कुछ छीन लिया है, उनको देने के लिए आपके पास पाक फौज में भर्ती का सुनहरी मौके वाला इश्तिहार बचा है कि आप वो इश्तिहार दे सकते हैं। इसमें भी अब कशिश नहीं बची। मुद्दतों बाद आप स्कूलों कॉलेजों में जा जाकर भर्ती स्टॉल लगा रहे हैं, मसाजिद में ऐलान कर रहे हैं। आप बुलाते हैं, कोई आता नहीं। एक दिन ये महरूम आएंगे, बिन बुलाए आएंगे, जिनको आपने हर चीज से महरूम कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 मई 2026 की दूसरी गपशप, आपसे दूसरा आमना सामना, कुछ खबरें। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट एक जो मजमून है वो ये जो छपा है सऊदी अखबार में। वो मजमून कहता है कि दुनिया में 25 मुल्क ऐसे हैं जिनकी फौजें नहीं हैं। जी दुरुस्त सुन रहे हैं आप।
जिनकी फौजें नहीं है, यानी नंबर 1 या नंबर 2 का तो बाद में मामला आएगा ना, उनकी फौजें हैं ही नहीं, और उनके जो लोग हैं वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प आपके सामने जो है वो रखना है। इसके अलावा एक राय मुख्तार साहब हैं, बड़ा खूबसूरत जो है वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो सेनेट है, इनका कोई फायदा, यानी इनका कोई फायदा है, जो आर्मी चीफ बनता है, जो ही वो आर्मी चीफ बनता है उसकी नजर इस्लामाबाद पे होती है। अब यानी आइन बनाया जाए कि जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो सदर होगा मुल्क का, न किसी को इतराज, न कोई एहतजाज। और जितने भी सीनियर कोर कमांडर्स हैं, सुना है कि 28 सूबे, असदूर की जो खबर है उसके मुताबिक कि पंजाब को, केपीके को, बल्कि पूरे मुल्क को 28 सूबों में तकसीम किया जा रहा है। अगर मुल्क के 28 सूबे बनते हैं तो फिर कोर कमांडर वजीर आला हो, यानी जितने भी कोर कमांडर्स हैं वो वजीर आला बन जाएं, 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, और जो आर्मी चीफ है वो मुल्क का सदर हो, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, जिस तरह अमेरिका में होता है। क्योंकि जब भी मार्शल लॉ लगा है तो यही लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सूबों के हेड बने हैं, यही चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। तो राय मुख्तार की जो राय है उसमें बड़ा वजन है। यानी अभी जो कश्मीर में इलेक्शन होंगे फौज के जेर इंतजाम, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई काम है? जो गिलगित बल्तिस्तान में होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई काम है? 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई काम था या आइंदा होगा? इसी अगर यही सिस्टम रहता है तो अच्छा, पार्लियामेंट का यहां पे कोई काम है? जबकि उनके पास ब्लू पासपोर्ट है, उनकी करोड़ों की मरात हैं, वही करना होता है जो जीएचक्यू कहता है। यानी पिछले दिनों मोहसिन नकवी, बल्कि अफसार आलम ने इंकशाफ किया कि मोहसिन नकवी वो जो बड़े साहब हैं पिंडी बॉयज के, उनका पैगाम लाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो फैसला करते हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट कैसा करती होगी? और आईनी अदालत तो बनाई इसी के लिए गई है कि आईनी अदालत जो है ना, आपको पता है अमीनुद्दीन खान अब कह रहे हैं कि जो गवर्नर आज सूबों में लगाते थे उसकी मंजूरी पार्लियामेंट देती थी। अब पता है क्या तजवीज है? अब तजवीज ये है कि उसकी मंजूरी आईनी अदालत देगी, पार्लियामेंट नहीं देगी। पार्लियामेंट को दरमियान से निकाला जा रहा है कि आईनी अदालत गवर्नर राज लगाने का फैसला करेगी। अब आईनी अदालत क्या फैसला करेगी आपको पता है अच्छी तरह। तो ये क्यों है कौमी असम्बली? कभी आप कौमी असम्बली को देखें ना, आपको लग पता जाए बरतानिया की इस तरह कौमी असम्बली नहीं है, जो उनका ऐवान नुमाइंदगान है, जो उनके अंदर जो सहूलतें हैं। आप कभी सेनेट देखें, आपको लग पता जाए इनका फायदा। यानी आप कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके रिश्तेदारों को अगवा करते हैं, तरमीम करवा लेते हैं। सेनेटर्स हैं, सेनेटर्स के रिश्तेदारों को अगवा करते हैं, तरमीम करवा लेते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा जब 27वीं तरमीम हो रही थी तो पीटीआई का एक सेनेटर लोटा सैफुल्ला अबरू वो फ्लोर पे कहता है कि मैं ये वोट दे दिया मैंने, अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपको पता है वो मेंबर है, कोई इस्तीफा नहीं, कोई यूसुफ रज़ा गिलानी ने कबूल नहीं किया। कल परसों वो कायमा कमेटी के इजलास में बैठा था सैफुल्ला अबरू, इतना नंगा, इतना फाश, इतना उरिया निजाम देखा है कहीं पे? वो फ्लोर पे कहता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि पीटीआई का सेनेटर था। तो यहां पे ये क्या तकल्लुफ है? ये क्या तकल्लुफ है कौमी असम्बली का, सेनेट का, कायमा कमेटियों का? ये क्या तकल्लुफ है? ये जरदारी का, शहबाज शरीफ का क्या तकल्लुफ है? वो सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा है ना, बुरके में रहने दो, ये हटाएं बुरका। यानी कौम तस्लीम कर चुकी है आपकी अथॉरिटी को, आपकी बादशाही को, अपनी गुलामी को। तो ये यानी इनको तो, दलालों को तो दरमियान से निकालें, इन दलालों को, ये जो पैसा गर्क कर रहे हैं कौम का, तो इनको तो दरमियान में से निकालें। वो मुख्यमंत्री अजरबैजान पहुंची हुई है,
नवाज शरीफ की कुड़ी। कभी देखा है किसी वज़ीर आला को दूसरे मुल्कों के दौरे करते? देखा है कभी? सुहेल आफरीदी को, मुराद अली शाह को, यानी वो दूसरे मुल्कों के दौरे, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, बरतानिया, ब्राजील, देखा कभी? इन वज़ीर आला को देखा है? यानी सुहेल आफरीदी कराची जाता है, वो जो है ना वो आम जहाज में लोगों के साथ बैठ के जाता है। ये दूसरे मुल्कों के दौरे कर रही है, और खासकर अजरबैजान। मेरा ख्याल है वहां पे माल पार्क किया जा रहा है आजकल, क्योंकि यूएई के हालात आपके सामने, तो ये चल रहा है। इनको तो दरमियान से निकालें। बहरहाल राय मुख्तार साहब की राय का जो है ना जबरदस्त जो है ना कि इनको दरमियान से निकालें, और खुद सदरों और जो कोर कमांडर्स हैं वो वज़ीर आला हों। अब एक और इसी के साथ मिलती हुई खबर देखें। मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल है, पता नहीं आपको पता है या नहीं होगा, वो 415 या 410 रुपए लीटर है। इन्होंने जेट फ्यूल में, जो जहाजों का फ्यूल है, उसमें 110 रुपए कमी कर दी है। अब जो जहाज का फ्यूल है वो कितने का है? 320 का। जो अलादीन नाई है उसके यूनियन मोटरसाइकिल का लीटर 410 का, और जेट फ्यूल का 320 का, क्योंकि मरियम नवाज ने डलवाना है, अजरबैजान गई है डलवा के, तो इन्होंने डलवाना, आर्मी चीफ ने डलवाना है। लोडर का जो पर लीटर है, मेहरान का जो पर लीटर है वो 410 या 15 है। जेट फ्यूल सस्ता कर दिया है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? और कर दिया है। उसके बाद अगली खबर सुने, डॉक्टर इशरत हुसैन। डॉक्टर इशरत हुसैन क्या कहते हैं? साबिक जो है ना स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। कहते हैं कि सिर्फ एफबीआर में 100 ऐसे अफसर हैं, 100 ऐसे अफसर हैं जिनके पास $100 मिलियन हैं। $100 मिलियन, 100 अफसर कहां से आए? मैंने आपको बताया ना कि ये एफबीआर वाले ये मामला सेटल करते हैं। उनका बनता है 11 लाख रुपया टैक्स। मेरा टैक्स बनता है 11 लाख रुपया। ये मुझसे बाहर, दफ्तर के बाहर राब्ता करते हैं। ये कहते हैं कि उस 11 लाख के टैक्स को, 11 लाख तो मैं मिसाल दे रहा हूं, हम करते हैं 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आप हमें दें, 11 लाख 5 लाख में सेटल्ड हो गया। हुकूमत को 3 लाख मिला, 11 लाख के बजाय 2 लाख उनको मिल गया, मामला दब गया। और यहां तो अरबों और खरबों का मामला है। इसी तरह करते हैं। 100 एफबीआर का अफसर, उनके पास $100 मिलियन है, डॉक्टर इशरत हुसैन कह रहे हैं। और हारून रशीद साहब कहते हैं कि एक साल में एफबीआर में 22,000 अरब की करप्शन होती है। 22,000 अरब की सिर्फ एफबीआर में। बताएं आप, तो फिर ये दरम्यान में क्यों पर्दा रखा हुआ है? अगली खबर सुने। ये हैं जो है ना शहबाज राना। ये कहते हैं कि मुल्क में जो बेरोजगारी है, मुल्क में जो गुर्बत है, और जो नौजवानों को नौकरियां देनी है, उसके लिए जो जीडीपी ग्रोथ है, तरक्की की शरह है, वो हमें कम से कम 7% चाहिए। 7%। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में 6.1 पे गई थी आखिरी साल जब हुकूमत गई। सरकारी सबूत मौजूद है। 7% ग्रोथ चाहिए। इनकी ग्रोथ चल रही है मनफी में ग्रोथ चल रही है इनकी। आने वाले 2-3 सालों का जरा जायजा लें कि क्या होगा। 7% ग्रोथ करे मुल्क, तो ये जो नौजवान आ रहे हैं डिग्रियां वाले, इनको नौकरी मिल सकती है या तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। अगर 7% नहीं है तो फिर यही जो हालत आपके सामने चल रही है, जो है ना यही वो हालत होगी। उसके बाद जो अगली खबर है वो मतियुल्लाह जान साहब की है। ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। वो कहते हैं कि अनमोल पिंकी को गिरफ्तार किया गया लाहौर से। वारदात चेक करें। जाहिर कहां किया? सिंध में। अब सिंध में क्यों जाहिर किया? 28वीं तरमीम, जरदारी का बाजू मरोड़ना, बिलावल जरदारी का बाजू मरोड़ना,
ये भी खबरें चलवाई पीपल्स पार्टी ने कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर रही है। आजकल सुना है कि महमूद खान फजल रहमान से बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, महमूद अचकजई फजल रहमान से बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। बहरहाल उनकी मर्जी है। फजल रहमान पे अपना सगा बाप एतबार नहीं करता था, कमरे से बाहर निकाल देता था। महमूद अचकजई ने कोई नई चीज निकालनी है फजल रहमान में से तो निकाल ले। बहरहाल मतीउल्लाह जान ने इंकशाफ किया है, गिरफ्तारी पंजाब में हुई, 10-15 दिन पहले जाके सिंध में एक्सपोज किया गया कि अगर आप लोगों ने 28 तरमीम में वोट न दिया तो पहले फाइलों को ढेर लगा हुआ है, एक नई फाइल भी आ गई है अनमोल पिंकी साहबा की। उसके बाद आगे चलें, आगे ये है कि जो अतीका ओडो साहबा हैं, यानी ये जो शराफिया है, जो इनका दीन या इनका मजहब या जो इनकी मुआशरत है, अतीका ओडो साहब ने पिछले दिनों तीसरी शादी खड़काई है। तीसरी शादी, किसी दौर में बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी। ये माइंडसेट जाहिर करता है शराफिया का। वो कहती हैं कि अगर जो है ना वो लड़का हॉट हो, HOT, तो फिर अगर लड़की घर से भाग जाए तो उसका हक है। ये वो नेशनल टीवी पे बैठ के कह रही है, नेशनल टीवी पे। क्योंकि एक तो शराफिया में फर्क है और आम बंदों में पैसों का, लाइफस्टाइल का, जहाजों का, प्राडोज का। एक फर्क है गैरत और बेगैरती का, यह भी फर्क है मुआशरती, कि इशराफिया में सब जायज है, सब जायज है। आप इस्लामाबाद की और DHA की और बैरियर टाउन की पार्टीज देख लें रात को, आपको समझ ही ना, ये पाकिस्तान है। शराब की वैसी इजाजत मिल चुकी है 5 स्टार होटल्स में। एक फर्क ये भी है और इसमें एहसास कमतरी महसूस करती है इशराफिया, और इशराफिया चाहती है कि ये, क्योंकि ये अलहदा डॉक्ट्राइन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया ये अयूब खान का डॉक्ट्राइन निकाल लें, BD मेंबर्स, उसके बाद याया का डॉक्ट्राइन निकाल लें, 500 औरतें। सुबह वाला वीलॉग मैंने किया था, कम लोगों ने देखा है, हालांकि उस वक्त हकीम लोहा पहाड़ भी नहीं था। याया का डॉक्ट्राइन, पाकिस्तान टूट गया। जिया का इस्लाम था डॉक्ट्राइन, अच्छी तरह आपको पता है। फिर मुशर्रफ का मेरा जिस्म मेरी मर्जी डॉक्ट्राइन थी, आजादी। अब जो डॉक्ट्राइन है वो आपके सामने है। तो एक ये भी डेफिसिट है। तो फिर गाय बगाए ऐसी जो है ना वो टीवी पे बिठा के मुख्तलिफ जो है ना मथीरा हो या ये अतीका ओडो हो, ये 4-4 शादियां, 5-5 शादियां, घाट घाट का पानी ये पी चुकी हैं। और फिर ये लोगों को भी कि लोग अपने मसाइल की तरफ काम तवज्जो दें। जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर लड़का हॉट है तो लड़की घर से भाग जाए, एक ये भी डेफिसिट है। इशराफिया ये भी चाहती है कि आप अपने मामलात को या जो आपकी जो है ना वो मुश्किलात हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आप पब्लिक में चले जाएं, आप रिक्शे वाले से पूछें, आप कारोबार वाले से पूछें। वो उकाड़ा की एक अंजुमन ताजरान है, तो वो कसम उठा रहा था, सदर कसम उठा रहा था, और नून लीग का वो सदर, कि 4-4 महीने हो गए हैं दुकानदार मेरे पास आए हैं, दुकानदारों के पास किराया नहीं है। 4-4 महीने हो गए हैं वो किराया नहीं दे पाते और नहीं दे पाए। ये इनका अपना सदर कह रहा था। मामला ये हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो टीवी पे आपको ड्रामा दिखाए जा रहे हैं, या टीवी पे ये जो लोग कभी सोहेल अहमद को निकाल लाते हैं, कभी वसीम अब्बास को निकाल लाते हैं, कभी अतीका ओडो को निकाल लाते हैं, ये भी आजकल जो है ना सीनियर तजिया निगार बन गए हैं। 12 जो हमारा मेन मुद्दा है ना, हम ना होते तो आप शाम बन जाते, हम ना होते तो आप इराक बन जाते, हम ना होते तो आप लीबिया बन जाते। आपके होने के बाद हम क्या बने हैं? आपके होने के बाद हमारा जो पासपोर्ट है वो सोमालिया से नीचे है। हमारे नीचे 3 मुल्क हैं जिनका आप जिक्र करते थे, एक अफगानिस्तान है, एक इराक है और एक शाम है। चौथे नंबर पे, यानी ये 3 जो है नीचे हैं, उसके बाद हम हैं, यानी नीचे से हम टॉप पर हैं। और इन्हीं मुल्कों से हमें डराया जाता था। मैं आपको बता रहा हूं कि सऊदी अखबार का तजिया है। सऊदी अखबार कहता है कि इस वक्त दुनिया में 25 ऐसे मुल्क हैं
ये एक अलग बात है कि वो मुल्क छोटे हैं, उनकी जो आबादियां हैं वो कम है, उनके जो रकबे हैं वो कम हैं, लेकिन इस बात से ये ना समझा जाए खुदा न खासा कि मैं कह रहा हूं कि जी मुल्क की फौज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो जुग्राफिया है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो एक मजबूत फौज वो लाजमी होनी चाहिए, लाजमी। लेकिन फौज का काम क्या होना चाहिए ये आप बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ क्या काम है, यानी सुबह जो है वो एक तजिया नगार कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि फौज को असल प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मुशर्रफ ने आकर बनाया। ज़िया के दौर में ना मुरब्बे थे, वो जो जमीनी मुरब्बे होते हैं कि उनको आबाद करें, चलें, फजलें शजलें, फिर मुशर्रफ ने इनको इस पे डाला कि कमर्शियल जायदादों पे आए, DHAs पे आए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फौज नहीं होनी चाहिए, खुदा न खासा, ये तो शरीयत के भी खिलाफ जाती है बात। लेकिन आज हम तजिया करेंगे और कुछ मुल्कों का आपको दिलचस्प अहवाल बताएंगे कि दुनिया में वो क्या हो रहा है। अब जरा आप इसको गौर से सुनें। सऊदी अरब के एक अखबार ने 25 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी की जिनमें फौज नहीं है। ये मुमालिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के करीब या कुर्ब ज्वार में वाक़े हैं। ये छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल हैं। इन मुमालिक में अंडोरा, अब ये नाम जो है ना मुश्किल है, हो सकता है कि नाम इनका कोई थोड़ा बहुत गलत हो जाए, तो आपने माइंड नहीं करना। यानी पहला नाम लिखा हुआ है इंडोरा, दूसरा नाम लिखा हुआ है बारबाडोस, फिर कोस्टारिका, फिर डोमिनिकन, फिर ग्रेनाडा, फिर हेटी, आइसलैंड, उसके बाद है किरबाई, उसके बाद है लेक्टनस्टेन। ये मुल्कों के नाम हैं। जज़ायर मार्शल, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मोनाको, पेलाओ, पैनामा, टवालो, सान मरीनो, सामुआ, उसके बाद है जी सोलोमन जज़ायर, उसके बाद है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडा, उसके बाद है सेंट किट्स, उसके बाद है सेंट लूसिया, उसके बाद है जी नावरो, उसके बाद है वेटिकन, उसके बाद है रोनोटू शामिल हैं। ये मुमालिक हैं जिनकी फौजें नहीं हैं। अब जरा इनके बारे में दिलचस्प तफसीलात पढ़ें जी। मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने इन 26 मुमालिक का डेटा जमा किया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इन मुमालिक की उन खूबियों का जायजा लेना चाहता था जिनके बायस ये न सिर्फ फौज के बगैर अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि ये तरक्की भी कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ ये तमाम मुमालिक रकबे, आबादी और वसाइल में इंतहाई छोटे हैं, लेकिन इन मुमालिक ने छोटा होने के बावजूद दुनिया में बाज ऐसे एजाज हासिल किए जिनसे बड़ी बड़ी मुमलिकतें और कौमें भी महरूम हैं। इनमें जो मैंने नाम लिए ना, इनमें से कई मुल्कों की टीमें आलमी फुटबॉल कप खेलती हैं। आलमी फुटबॉल कप ये कोई मामूली बात नहीं है जी। मसलन आप हेटी को लीजिए, पहला मुल्क है हेटी। हेटी दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत है। हेटी में 1804 में पार्लियामेंट बनी और यह पार्लियामेंट आज तक चल रही है। 1804 में डोमिनिकन दूसरे नंबर पे, 1844 को आजाद हुआ, वहां अब तक 100 सदर आ चुके हैं। 100 सदर। ये तमाम सदर जमहूरी तरीके से आए और जमहूरी तरीके से रुखसत हुए, जिस तरह होता है। कोस्टारिका, इसकी टीम जबरदस्त खेलती है इसमें आलमी कप में। 1825 में आजाद हुआ। वो 1945 तक खाना जंगियों, मार्शल लॉ और सियासी अबतरी का शिकार रहा। इसने 1946 में फौज खत्म कर दी। 1946 में ठीक हो गया और तमाम शहरियों के लिए तालीम मुफ्त और लाजमी करार दे दी। इस इकदाम के नतीजे में कोस्टारिका को लातीनी अमेरिका के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क का एजाज हासिल हो गया। जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क। उसके बाद है बारबाडोस। 1966 में आजाद हुआ और इसके तमाम सदूर जमहूरी तरीके से 8-8, 10-10 साल इक्तदार में रहे वोटों से, और वो वहां आज तक किसी ने किसी के इक्तदार पर शब खून नहीं मारा। 8 साल 10 साल सदर
वोट मिलते रहे, बनते रहे जी। उसके बाद है एंडोरा। फ्रांस और स्पेन के दरमियान वाक़ है। मैंने कहा नाम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक मेरी नजर और इनके नाम जिस तरह हैं। ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान वाक़ है। इस मुल्क की आबादी 67,000 है, तकरीबन अब 1 लाख है, लेकिन यहां हर साल 1 करोड़ सयाह आते हैं। 1 करोड़, आबादी 1 लाख है और सयाह कितने आते हैं? 1 करोड़। आइसलैंड में यूरोप की पहली पार्लियामेंट बनी थी। आइसलैंड के लोग इसे ऑल्थिंग कहते हैं और ये 930 में बनी थी। और इस मुल्क में 1980 में दुनिया की पहली खातून सदर मुंतखब हुई थी। 1980 में पहली खातून सदर आइसलैंड में, जमहूरियत देखें। और ये मुसलसल 4 मरतबा आइसलैंड की सदर रही खातून। उसके बाद है कैराबाय, 33 जजीरों का मजमुआ है। ये 1979 में आजाद हुआ और इसके अवाम ने 29 साल के एक नौजवान को सदर मुंतखब किया। 29 साल। ये दुनिया का कम उम्र तरीन सदर था और ये मुसलसल 12 साल तक इक्तदार में रहा। ठीक है जी। उसके बाद है लेक्टन हेटन या हेस्टन, यानी ये मुल्क है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के दरमियान वाक़ है। ये 1866 में आजाद हुआ और इसने 1868 में फौज खत्म कर दी। 2 साल बाद 1900। ये दुनिया में फौज खत्म करने वाला पहला मुल्क था। इसने 1978 में यूरोप का कम उम्र तरीन वजीर आजम मुंतखब किया। कम उम्र तरीन जी। और इंतखाब के वक्त वजीर आजम की उम्र सिर्फ 32 साल थी। अपनी मर्जी है, जिसको मर्जी है बनाए। 1993 में इससे भी कम उम्र शख्स वजीर आजम बना दिया गया, इससे भी कम उम्र, और उस वक्त उसकी उम्र 28 बरस थी वजीर आजम की जी। 2000 में ये लेक्टनस्टेन के अवाम का म्यार जिंदगी यूरोप के तमाम ममालिक में बुलंद तरीन था। बताएं, 2000 में पूरे मुल्क में कोई गरीब शख्स नहीं था। जज़ायर मार्शल 1991 में आजाद हुआ। इसमें 34 हवाई अड्डे हैं। पाकिस्तान में कितने होंगे? इसने 1983 में अमेरिका पर जोहरी आलूदगी फैलाने का इल्जाम लगाया और अमेरिका से $183 मिलियन हर्जाना वसूल किया। 183 मिलियन। ये अमेरिका से हर्जाना वसूल करने वाला पहला मुल्क था, यानी इसने अल्ताफ हुसैन से भत्ता ले लिया। मॉरिशस 1968 में आजाद हुआ और इसके वजीर आजम मुसलसल 18 बरस तक वजीर आजम मुंतखब होते रहे। 18 बरस तक। वो 1986 में दुनिया में लंबी मुद्दत तक इक्तदार में रहने वाले वजीर आजम थे। 1986 तक उसे तीसरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्याह हासिल करने और दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनाने का एजाज हासिल है। मॉरिशस को सबसे ज्यादा स्याह। माइक्रोनेशिया 1971 में आजाद हुआ और इसमें लोगों ने आज तक कोई दरख्त नहीं कटने दिया, लिहाजा यहां सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। मोनाको दुनिया का दूसरा छोटा मुल्क है। इसे दौलतमंद आशिकों की जन्नत कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क भी है। इसके 1 मुरब्बा किलोमीटर में 15,321 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। और यह मुल्क सिर्फ सयाहों के जरिए इतनी दौलत कमा लेता है जितनी हर साल जापान गाड़ियों की फरोख्त से हासिल करता है। जितनी जापान गाड़ियां बेचता है, ये उतना सयाहों से कमा लेता है। पेलाओ 1994 में आजाद हुआ और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें जज ताहयात भर्ती होते हैं। ये मुल्क पूरे अमेरिका और लातीनी अमेरिका को सब्जियां फराम करता है। पनामा 1903 में आजाद हुआ। यह मुल्क भी शदीद मार्शल लॉ और खाना जंगियों का शिकार रहा। 1994 में इसकी पार्लियामेंट ने फौज खत्म कर दी। इस मुल्क में 51 मील लंबी नहर है। यह नहर बहर ओकेनूस को बहरुल कायल से मिलाती है। पनामा कनाल। पनामा इसी नहर से हर साल $9 अरब कमाता है। $9 अरब। दसो
नहर से। तुवालो 1978 में आजाद हुआ और इसने सियाहत को इंडस्ट्री बना लिया, लिहाजा इसके अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सान मारितो 1631 में आजाद हुआ। इसने अंगूर, मवेशी, डाक टिकट और बर्तन को जरिया रोजगार बनाया और कमाल कर दिया। इस मुल्क में 6 माह के लिए सदर का इंतखाब किया जाता है, 6 माह के लिए। सामुआ 1962 में आजाद हुआ। इसके 4000 कारकुनों ने मुसलसल 90 दिन तक हड़ताल करके दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया। सोलोमन जजायर 1978 में आजाद हुए और उन्होंने नारियल, सियाहत और मछली की पैकिंग से कमाल कर दिया। इसमें लातीनी अमेरिका की पहली बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटी भी कायम हुई। सेंट किट्स ने नमक को सनत बना लिया। नमक, पता है ना पाकिस्तान में कितना नमक है। सेंट लूसिया ने बिजली के पुर्जों की मार्केट हाथ में ले ली। उनके एक शायर डेरेक ने 1992 में नोबेल प्राइज भी हासिल किया। सेंट लूसिया। नार्वो के पास दुनिया की सबसे छोटी जमहूरिया का टाइटल है और इसने फास्फेट की खाद से पूरे मुल्क को खुशहाल कर दिया। खाद से आज इस मुल्क में कोई गरीब शख्स मौजूद नहीं। इस मुल्क ने 1993 में माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर ऑस्ट्रेलिया से $73 मिलियन हर्जाना भी लिया था। अंदाजा करें। उसके बाद है जी विनाउ ने नारियल को सनत बनाया और इस सनत की वजह से उसके लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वेटिकन 1929 को आजाद हुआ और इसने अमन को रियासत की बुनियाद करार दिया और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडा ने सियाहों को तवज्जो का जरिया रोजगार बना लिया, लिहाजा उसके अवाम भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने जब इन ममालिक के हालात का जायजा लिया तो मुझे महसूस हुआ इन ममालिक ने रकबे, आबादी और वसाइल को तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने महदूद वसाइल में रहकर अपने लिए तरक्की, खुशहाली और इज्जत का रास्ता निकाल लिया। यह हकीकत है, इन तमाम ममालिक में फौज नहीं, लेकिन इन सब मुल्कों में अदालतें, स्कूल और हस्पताल मौजूद हैं और इन मुल्कों का तालीम, सेहत और इंसाफ का निज़ाम इंतहाई मजबूत है। इनमें 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें मुकदमे की समाअत की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 1 माह है। एक मुल्क में जजों की तकर्री ताहयात होती है और 2 मुल्कों में जजों के पास पुलिस और पुलिस के पास जजों के इख्तियारात हैं। इन तमाम ममालिक में तालीम मुफ्त और लाजमी है और इन तमाम मुल्कों में अवाम को सेहत की इंतहाई जदीद और यकसा सहूलतें हासिल हैं। बलोचिस्तान के 16 जिलों में पानी नहीं है। इन तमाम ममालिक में मीडिया मुकम्मल तौर पर आजाद और लोगों को हर किस्म की मजहबी आजादी हासिल है। इन 25 ममालिक में से 9 मुल्कों में पिछले 10 साल में कोई कत्ल हुआ और ना ही कोई डकैती की वारदात हुई 10 सालों में, और 2 मुल्कों में पिछले 3 बरसों से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मोनाको की ट्रैफिक पुलिस को दुनिया की बेहतरीन ट्रैफिक पुलिस का एजाज हासिल है। आइसलैंड के अस्पतालों को दुनिया के साफ तरीन अस्पतालों का टाइटल दिया गया और सेंट लूसिया के तालिब इल्मों को बेहतरीन IQ लेवल का अवार्ड मिला। जब मैं इन ममालिक का प्रोफाइल मैंने पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ फौजों के बगैर भी मुल्क कायम रह सकते हैं। सिंपल। लेकिन अदालतों, स्कूलों और अस्पतालों के बगैर कोई मुल्क कायम नहीं रह सकता। इनकी हालत देख लें। मुझे महसूस हुआ मुल्क असले और जवानों के बगैर भी खुशहाल हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई मुल्क दवाई, किताब और इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। यही निशाना है जर्नैलों के। मुझे महसूस हुआ अदालतें मुल्क का सबसे बड़ा दिफा, स्कूल सबसे बड़ी फौज और अस्पताल सबसे मजबूत किले होते हैं, और जिन मुल्कों के पास ये किले, ये फौजें और दिफा की ये कुव्वत होती है, इन मुल्कों को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वो मुल्क किसी मैदान में हार नहीं मानते। फैसला आपने करना है। 2 दफा सुने फिर मजीद समझ आएगी। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ
अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।